सेक्शन 36 अदर डिडक्शंस के बारे में बताता है। 29 हम लोगों ने देख लिया था। सेक्शन 29 में देखा था कि उसने कहा था कि भाई 30 से लेकर 43D तक के प्रोविजंस को दिमाग में रखो तो हमारा डिडक्शंस, हमारा पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। सेक्शन 29 ने क्या कहा था? हाउ टू कॉम्प्यूट पीजीबीपी। सेक्शन 30 टू सेक्शन 43D तक के प्रोविजंस को ध्यान में रखो तो आपकी पीजीबीपी की इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। सेक्शन 30 में हम लोगों ने देखा था कि बिल्डिंग पर अगर हम कोई रेवेन्यू नेचर का खर्च करते हैं, ऐसी बिल्डिंग जो हमारे बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ होती है, चाहे वो रेंट हो, रिपेयर हो, इंश्योरेंस हो या टैक्स हो, रेंट, रिपेयर, इंश्योरेंस एंड टैक्स, तो ये हमारे खर्चे अलाउ हो जाते थे अगर रेवेन्यू नेचर के थे, प्रीवियस ईयर में किए गए थे, बिल्डिंग पर किए गए थे और बिल्डिंग बिजनेस और प्रोफेशन में यूज़ होती थी। सेक्शन 31 था प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्सचर। कौन कौन से दो खर्चे थे? रिपेयर एंड इंश्योरेंस। वहाँ पर तो अलाउ हो जा रहे थे, लेकिन रेंट एंड टैक्स सेक्शन 31 में अलाउ नहीं हो रहा था। उसको कौन अलाउ करवा रहा था? सेक्शन 37। याद आया? सेक्शन 36 की बात करते हैं। अदर डिडक्शंस क्या है इसमें? अदर डिडक्शंस। इन डिडक्शंस का मतलब क्या है, जरा ढंग से देख ले पहले। ये मैंने पीएल अकाउंट बनाया हुआ है, इसमें मैंने डिफरेंट खर्चे लगाए हुए हैं कि भाई ये खर्चे माइनस करने के बाद हमारी ये इनकम आ रही है, नेट प्रॉफिट। लेकिन क्या ये जितने खर्चे हम दिखाते हैं रेवेन्यू नेचर के, क्या वो सारे के सारे अलाउड होते हैं इनकम टैक्स पर्पसेस से? उसमें से कुछ खर्चे ऐसे हैं जिनको सेक्शन 36 अलाउ या डिसअलाउ करता है। क्लियर है? सेक्शन 36 अदर डिडक्शंस। पहला बताया कि अगर आपने अपने बिजनेस के स्टॉक के लॉस से बचने के लिए कोई इंश्योरेंस प्रीमियम दे रखा है, कोई पॉलिसी ले रखी है स्टॉक को लॉस से बचाने के लिए, चाहे फायर पॉलिसी ले रखी हो, चाहे फ्लड पॉलिसी ले रखी हो, किसी भी तरह की पॉलिसी ले रखी हो, अगर आग लग जाए, बाढ़ आ जाए या नेचुरल कैलेमिटी हो जाए और वहाँ से अगर हमको लॉस का कंपनसेशन मिल जाए इंश्योरेंस कंपनी से, इस तरह का अगर मैंने कोई प्रीमियम दे रखा है इंश्योरेंस कंपनी को, तो वो हमारा डिडक्शन अलाउड होगा। किस सेक्शन में? सेक्शन 36 में। क्लियर है कि अगर मैंने अपने बिजनेस के स्टॉक को लॉस से बचाने के लिए, कि इनकेस अगर वो लॉस में चला जाए तो उससे हमें कंपनसेशन मिले इंश्योरेंस कंपनी से, उसका प्रीमियम पे कर रखा है, तो उस प्रीमियम का डिडक्शन मिलेगा। किस सेक्शन में? सेक्शन 36 में। पहला क्लियर है? अगर हमने इंश्योरेंस करवा कर रखा है कैटल्स का, किनका? जो जानवर होते हैं, लाइव स्टॉक, किनका? लाइव स्टॉक। अगर हमने अपने लाइव स्टॉक का इंश्योरेंस करवा रखा है और उनका हम प्रीमियम दे रहे हैं, लेकिन ये लाइव स्टॉक होने चाहिए फेडरल मिल्क सोसाइटी के अंतर्गत। जैसे पराग दूध कंपनी है, पराग कंपनी है, अमूल कंपनी है, इन लोगों ने एक सोसाइटी बना रखी है, गांव के सारे लोगों को अपने में मेंबर बना रखा है। इनके पास अपने कैटल्स तो हैं ही नहीं, इनके पास अपने कैटल्स नहीं है, गांव के जितने भी लोग हैं ये इनके यहाँ मेंबर बनते हैं और वो वहाँ दूध सप्लाई करते हैं। और इस कंपनी ने हेडेक ले रखी है वहाँ का इंश्योरेंस, उनके जानवरों का इंश्योरेंस करवाने का। क्लियर है? बात समझ में आई? कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट होता है फेडरल मिल्क सोसाइटी के अंतर्गत आने वाले जितने भी कैटल्स हैं उनका, तो वो भी प्रीमियम हमारा अलाउ होता है अंडर सेक्शन 36 में। क्लियर? थर्ड बताया गया कि अगर कोई इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट किया गया है, तीसरा, ऑन द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ द कंसर्न या कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन, अगर हम अपने एम्प्लॉयज के हेल्थ का कोई इंश्योरेंस प्रीमियम करते हैं, मेडिक्लेम वगैरह ये सब, तो वो भी हमारा इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड होगा। किसमें? सेक्शन 36 में। तो अब तक तो तीन चीज़ें आई। पहला बताया गया स्टॉक, दूसरा लाइव स्टॉक और तीसरा हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज। क्लियर? फोर्थ कहा गया कि अगर हम बोनस या कमीशन देते हैं,
अपने एम्प्लॉयज़ को क्या देते हैं, बोनस या कमीशन देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वो भी हमारा डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 36 में। अगर हम अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस या कमीशन देते हैं तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 36 में। लेकिन हाँ, एक और सेक्शन है जो बोनस या कमीशन को कवर करता है, दैट इज योर सेक्शन 43B। तो पहला तो मैंने बताया स्टॉक का इंश्योरेंस, हाँ या ना। दूसरा मैंने बताया लाइव स्टॉक का इंश्योरेंस, बोलो ना। और तीसरा बताया हेल्थ ऑफ एम्प्लॉय का इंश्योरेंस प्रीमियम, बोलो। इतनी चीज़ें तो बताई मैंने, नहीं। फोर्थ बताया बोनस और कमीशन। ये बोनस या कमीशन का क्या मतलब है? अगर कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, फर्म या कंसर्न अपने एम्प्लॉयज़ को बोनस या कमीशन देती है तो उसका भी डिडक्शन मिलेगा सेक्शन 36 में। लेकिन ध्यान देना, सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। ये क्या कहता है 43B? आखिर ये क्या है? सब्जेक्ट टू लिखने का मतलब है कि आप इस सेक्शन को फॉलो करें। नाउ द बेनिफिट और डिडक्शन यू विल गेट अंडर सेक्शन 36, बट यू हैव टू फॉलो in the same time you have to follow the provisions of section 43B also। क्लियर? आपको दोनों सेक्शंस को ध्यान में रख करके छूट लेनी है सेक्शन 36 में। इसने कहा, इसने एक और शर्त जोड़ दी सब्जेक्ट टू, यानी एक सशर्त। शर्त क्या रखी कि अगर 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2013 प्रीवियस ईयर का कोई बोनस या कमीशन है, बात समझना, अगर 1 अप्रैल 2012 से लेकर 31 मार्च 2013 के अंदर का कोई कमीशन है, देन इट मस्ट बी एक्चुअली पेड। क्या? यानी पेमेंट बेसिस पर छूट मिलेगी। किस बेसिस पर छूट मिलेगी? सेक्शन 36 में छूट मिलेगी बशर्ते उनका एक्चुअल में पेमेंट हो गया हो। अब समझ में आई? अब इसको हम बोल सकते हैं बशर्ते एक्चुअल में पेमेंट हो गया हो। 43B बोलना बोल करके हम क्या बोलें? एक्चुअल में पेमेंट हो गया हो। यानी 43B क्या बोलता है कि एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर ही आपको इन चीज़ों की छूट मिलेगी। क्लियर? बात समझ में आई? तो अगर इस ड्यूरेशन में इसका एक्चुअल में पेमेंट हो गया हो बोनस या कमीशन का, तो ही हमको इसकी छूट मिलेगी। किस सेक्शन में? सेक्शन 36 में। अच्छा, 4 चीज़ें हो गई। पहला बताया इंश्योरेंस प्रीमियम स्टॉक, दूसरा बताया इंश्योरेंस प्रीमियम लाइव स्टॉक, तीसरा बताया इंश्योरेंस प्रीमियम हेल्थ ऑफ एम्प्लॉयज, फोर्थ बताया बोनस या कमीशन, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर आपने कोई लोन ले रखा है और उसका इंटरेस्ट पेमेंट करना है तो उसकी भी छूट हमें सेक्शन 36 में ही मिलती है। अगर मैंने कोई लोन ले रखा है शेड्यूल्ड बैंक से, ठीक, या NBFC जो स्टेट गवर्नमेंट के कॉरपोरेशंस होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, उनसे अगर मैंने लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन किस सेक्शन में छूट मिलेगी? सेक्शन 36 में, बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। ठीक, अब समझ में आई बात? क्लियर है? 43B का मतलब क्या है? एक्चुअल पेमेंट बेसिस। नोट करें।
बैड डेट्स। बैड डेट्स की डिडक्शन हमको मिलती है सेक्शन 36 में। बैड डेट्स की डिडक्शन हमको मिलती है सेक्शन 36 में। अगर मैंने किसी को साल भर में सेल किया है 5 लाख रुपए, कितने का? तो ये ट्रेडिंग पीएल है। मैं यहां दिखा रहा हूं बैड डेट्स, ढंग से देखना। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, बात समझना। मैं एग्जैक्ट बैड डेट्स की बात कर रहा हूं जो डूब चुका है, जो मुझे लगता है कि अब नहीं मिलने वाला, ठीक है। मैं प्रोविज़न नहीं बनाने जा रहा। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स की इतना डूब सकता है इन फ्यूचर मुझे लगता है, तो मैं उसके लिए एक प्रोविज़न बना रहा हूं प्रूडेंस कंसेप्ट को मानते हुए ना। प्रोविजंस आर नेवर अलाउड अंडर द हेड पीजीबीपी। प्रोविजंस कभी अलाउड होते ही नहीं है, ये चीज़ तो दिमाग में बैठा लो। किसी भी तरह का प्रोविज़न हो वो अलाउड नहीं होता। पीजीबीपी में किसी भी तरह का प्रोविज़न अलाउड नहीं होता। ये बैड डेट्स है। ये क्या है? बैड डेट्स है। सेल मेरी है 5 लाख की, मुझे लगता है कि मेरा बैड डेट्स जो है वो 1 लाख रुपए का है, क्या अलाउ हो जाएगा? बोलो। मुझे लगता है कि अब मुझे 1 लाख नहीं मिलने वाला, नाउ इट बिकम्स बैड। तो बताओ क्या उसकी छूट मिल जाएगी? उसकी छूट मिल जाएगी। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, एक्चुअल में हो गया इन द सेंस नाउ इट इज कंफर्म दैट यू विल नॉट पे टू मी। नाउ इट इज कंफर्म फ्रॉम माय साइड। क्लियर? नाउ इट सीम्स दैट इट विल नॉट बी रिकवर्ड एट ऑल। क्लियर? अब तुमसे तो पूछेंगे नहीं जाकर डेटर से, पैसा नहीं ना दोगे? अब कहेगा नहीं, ठीक है हम बैड डेट्स में डाल देते। तो ऐसे तो हर कोई बैड डेट्स में करवा देगा। या बैंक में जाकर बैंक वाला आता तो नहीं है तुम्हारे घर पे, तुमने लोन लिया था, पैसा नहीं ना देना है, मैं कहूँगा नहीं देना है, अच्छा अच्छा बैड डेट्स में डाल दे रहे हैं। अरे वो उनका इंटरनल मैटर है, वो बैड डेट्स में डालेंगे, वो उसके बाद भी वसूलते रहेंगे। मेरी बात समझना। तो बैड डेट्स, प्रोविजन की बात नहीं हो रही, बैड डेट्स की बात हो रही है। ठीक? तो बैड डेट्स 1 लाख नहीं मिलने वाला, मैंने उसको बैड डेट्स में डाल दिया, उसकी छूट मिल जाएगी। किस सेक्शन में? 36 में। अच्छा, अगर मुझे लगता है 2 लाख तो छूट मिल जाएगी। बोलो क्या दिक्कत है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा 3 लाख हो तो नहीं, सोच लो। अच्छा 4 लाख हो तो सोच लो। 5 लाख हो तो पक्का? 6 लाख हो तो? हाँ बोलो राहुल। 5 का मिल जाएगा, बाकी 1 का? हाँ बोलो, मिल जाएगा पूरा 6 लाख? नहीं, ये क्लियर लिख देते हैं ये। हाँ बोलो। बोलो। कुछ नहीं मिलने वाला, बिल्कुल नहीं मिलेगा। 6 पूरा? 6 पूरा? क्या पिछले साल का होगा? तो ढेर सारी तालियां बजाएं इस बच्चे के लिए, बजाएं। अब वापस ले लें। नहीं ऐसा नहीं है, सही जवाब है। 6 लाख पूरा मिल जाएगा, पूरा 6 लाख का छूट मिलेगा।
पूरी 6 लाख की छूट मिलेगी। और बिल्कुल सही जवाब था कि पिछले साल का भी तो सेल हो सकता है, पिछले साल भी 2 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 8 लाख, 10 लाख का सेल हो सकता है, उसका बैड डेट्स हमें इस बार लगता है हो गया। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? अब बात समझ में आई? पक्की बात है ना? पिछले साल मैंने उधार माल बेचा था, बैलेंस शीट में डेटर दिख रहा है, इस बार का सेल 5 लाख है। ये जरूरी थोड़ी है कि मैं 1 लाख लिख रहा हूं तो इस साल का बैड डेट्स लिख रहा हूं, ये जरूरी थोड़ी है कि इसी सेल का ये बैड डेट्स है। अरे ये हो सकता है पिछले साल की सेल का बैड डेट्स हो। हाँ, अब बात समझ में आई? पक्का ना? चलो एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हमने इसको 5 लाख रुपए उधार दिया था। क्या दिया था? उधार। उधार देने का मतलब लोन दिया था। पक्की बात है ना? 5 लाख रुपए लोन लेकर गया। मैंने कहा पैसा वापस करो। इसने कहा कैसा पैसा? कैसा पैसा? अब बताओ, जब इसने कहा कैसा पैसा तो मेरे पैरों तले क्या हिल गई? खिसक गई। भूकंप आ गया होगा। अब ये बताओ, जब इसने कहा कैसा पैसा तो मैंने लिखा बैड डेट्स। कंफर्म हो गया क्या मिलेगा या नहीं मिलेगा? हो गया एक तरह से तो हो गया। बाकी बाद में पुलिस केस करूंगा इसके ऊपर, वो बात की बात है, लेकिन ये तो कंफर्म हो गया कि ये डीट है, पैसा देने वालों में से नहीं। मैं कितने की छूट ले सकता हूं? 5 लाख मैंने दिया था इसको, कितने की छूट मैं ले सकता हूं बैड डेट्स के तौर पर? प्रोविजन की छूट नहीं मिलती, फिर मैं कह रहा हूं प्रोविजन में बना ही नहीं रहा हूं। कितने की छूट मिलेगी हमको? हम कितना यहां लिख सकते हैं, कम से कम और ज्यादा से ज्यादा? कितने लोग कहते हैं 5 लाख? ठीक। और ये सबका जवाब गलत है। बैड डेट्स तो केवल डेटर्स का होता है। बैड डेट्स लोन का कहाँ से तुम लोग देने लगे? लोन का बैड डेट्स कौन सा होता है? ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूँ। तो केवल डेटर्स का होता है। बात समझना, मैंने तुम्हें उधार माल बेचा, उसके अगेंस्ट में बैड डेट्स हो सकता है, उधार दिए हुए पैसों का बैड डेट्स नहीं हो सकता। बात समझ में आई? बैड डेट्स लेने के लिए एक शर्त रखी गई है कि आप छूट ले सकते हो बैड डेट्स की, बशर्ते उसके काउंटर पार्ट को आपने कभी न कभी इनकम के तौर पर दिखाया हो। पीएल में सेल को हम लोग दिखाते हैं तो इसका हम बैड डेट्स यहां पर ले सकते हैं। क्या उधार दिए हुए पैसों को कभी इनकम में दिखाया जाता है? जो चीज कभी इनकम में आई नहीं तो उसका डिडक्शन कैसा? हाँ, मैंने इनकम में कुछ अमाउंट ले गए थे, अब उसका बैड डेट्स हो सकता है। अब क्लियर है? पक्की बात है ना? बोलो। तो जो चीज बैलेंस शीट का पार्ट है डायरेक्टली, लोन टू मिस्टर एक्स अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक, कभी इनकम में नहीं आया, ये डायरेक्ट बैलेंस शीट का पार्ट है। लेकिन जब सेल करते हैं तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल, और सेल को हम ट्रांसफर करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में या पीएल अकाउंट में। हाँ या ना? तो देखो, कभी ना कभी वो चीज़ इनकम का पार्ट बनी है ट्रेडिंग पीएल में, तभी हम उसका बैड डेट्स की तरह छूट में इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। अच्छा, एक बात बताओ, हमने सेल की 5 लाख की, कितने की? मुझे लगता है इसमें से अब 2 लाख रुपए नहीं मिलेगा। मुझे लगा कि बैड डेट्स की तरह अलाउ करवा लो, मुझे 2 लाख नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है कि तुम्हें 2 लाख लगता है ना, मुझे 1 लाख लगता है। कितना लगता है? कि 1 लाख नहीं मिलेगा। तुमने जबरदस्ती 2 लाख लिखा हुआ है। बताओ, क्या अब 2 लाख की छूट मिलेगी या 1 लाख की?
बोलो कितने की छूट मिलेगी? 3 लाख, 1 लाख। कितने लोग कहते हैं 1 लाख? कितने लोग कहते हैं 2 लाख? 2 लाख। 1 लाख की क्यों? असेसिंग ऑफिसर कैलकुलेट करके हमको बता रहा है कि कितने की बैड डेट्स होगी। तो हमें छूट कितने की मिलेगी? 1 लाख या 2 लाख? 1 लाख। गलत जवाब, 2 लाख। असेसिंग ऑफिसर को अगर इतना ही मेरे बिजनेस के बारे में नॉलेज है बेटा, तो उसी को अपना मैनेजर बना लो। आगे से तू ही बेटा कैलकुलेशन करने आ जाना, मेरा बिजनेस संभाल लेना। अगर तेरा बिजनेस में इतना ही दिमाग दौड़ रहा है तो तू उधर क्या कर रहा है? बात समझना, बात समझ में आई? मेरा बिजनेस है, मुझसे अच्छा कौन बता सकता है कि कितने बैड डेट्स होंगे? वो कौन होता है? वो कहेगा 0। अगर वो 5 लाख का दे, अरे तेरे को तो कुछ नहीं मिलने वाला, तो पूरा दे देगा क्या छूट? उसका डिसीजन यहां पर मान्य नहीं है। ही कैन नॉट पॉइंट आउट ऑन द बैड डेट्स क्लेम्ड बाय द एसएससी। क्लियर है? अगर यहां एसएससी 4 लाख लिखता है, असेसिंग ऑफिसर कैन नॉट पॉइंट आउट ऑन दैट ₹4 लाख। ही हैज टू अलाउ द डिडक्शन ऑफ ₹4 लाख। केवल एक ही कंडीशन है कि कभी ना कभी वो चीज इनकम की तरह क्रेडिट हुई थी। अब क्लियर है? बात समझ में आई? तो कुल मिलाकर 3 पॉइंट्स सुनने को मिले। पहला ये कि प्रोविजंस कभी अलाउड नहीं होते, बैड डेट्स जो एक्चुअल में होते हैं उनका डिडक्शन मिलता है, जो एसएससी क्लेम करता है उसका डिडक्शन मिलता है, और वही बैड डेट्स अलाउ होते हैं जो कभी ना कभी हमारी इनकम का पार्ट बने थे। क्लियर हुआ? दैट इज ओवर, बैड डेट्स ओवर। Allowances for animals. ये अलाउंसेस फॉर एनिमल क्या है? कई सारे बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें एनिमल्स का बड़ा रोल प्ले होता है। बिना एनिमल्स के सपोर्ट के वो बिजनेस नहीं रन कर सकता। जैसे खेती, फार्मर्स के लिए क्या है? खेती। हाँ या ना? बैल हाँ, हमने 4 बैल खरीदे थे, ठीक है, कोल्हू का बैल। हमने 4 बैल खरीदे थे और उनकी एज अ लाइव स्टॉक मैंने उनको रखा था। जो मैंने बैल खरीदा था उसकी कॉस्ट थी 40,000 रुपये। कितने? 40,000 रुपये की कॉस्ट का मैंने एक बैल खरीदा था। ठीक, आज उसकी डेथ हो गई। सो सैड। 2 मिनट का मौन व्रत भी रखा जाए। आज उसकी डेथ हो गई और उसके बाद मैं उसको ले गया चॉपर हाउस, बूचड़ खाने में। मैंने उसकी खाल बेची, मैंने उसकी हड्डियों को बेचा। ठीक, 15,000 रुपये मुझे मिल गए। कितने मिल गए? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सही बता रहा हूँ, ऐसे ही है। ठीक, तो मेरा एक्चुअल में लॉस कितना हुआ? नाउ यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन ऑफ सच टाइप ऑफ लॉसेज ओवर हियर। आप इस लॉस का जो अनरिकवर्ड अमाउंट है, उस लॉस का आप क्लेम कर सकते हो एज अ डिडक्शन, एंड दैट डिडक्शन विल बी अलाउड अंडर सेक्शन 36।
और इसकी छूट आपको मिलेगी कहाँ पे? सेक्शन 36 में। तो बैल के खाल और चमड़ी या हड्डियों को मिला करके हम बोलते हैं कारकैसेस, ठीक है ना? पक्की बात है, क्लियर है ये? इसमें कोई कारकैसेस, CARCASS, ठीक है, हो जाएगा ये समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं? पक्का? Contribution in recognized provident fund. Contribution in recognized provident fund, हाँ बोलें। ढंग से देखना, रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड के बारे में हमने तुम लोग को पहले ही सैलरी चैप्टर में बता दिया है, ठीक? अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूशन देता है और वो प्रोविडेंट फंड अगर रिकॉग्नाइज्ड है तो एम्प्लॉयर के लिए खर्चा है या नहीं? अपनी जेब से न दे रहा है भाई, एम्प्लॉय ने कुछ दिया और एम्प्लॉयर ने कुछ दिया। जो एम्प्लॉयर अपनी जेब से दे रहा है, ओन पॉकेट से, वो खर्चा है या नहीं है? छूट दे दो, छूट दे दो। किस सेक्शन में? 36 में। लेकिन हाँ याद रखना, बशर्ते क्या 43B का मतलब क्या? बात खत्म। छूट मिलेगी लेकिन एक्चुअल पेमेंट बेसिस पर छूट मिलेगी। कंट्रीब्यूशन इन ग्रेच्युटी फंड, अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड, लेकिन शर्त क्या है? सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B। अगर कोई एम्प्लॉयर ग्रेच्युटी फंड में कंट्रीब्यूशन दे रहा है, वो भी अप्रूव्ड ग्रेच्युटी फंड में, तो वो भी छूट कहाँ मिलेगी? सेक्शन 36 में। क्लियर है? पक्का? अच्छा, एक चीज और, ग्रेच्युटी फंड के बारे में एक नई चीज, एट द टाइम ऑफ द रिटायरमेंट इट इज वेरी मच पेबल बाय द एम्प्लॉयर ऑल्सो। हाँ या ना? एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पेमेंट करता है कि नहीं ग्रेच्युटी रिटायरमेंट के समय? करता है? बोलो, करता है ना? अब अगर एम्प्लॉयर ने ग्रेच्युटी फंड से पैसा निकाल करके दिया और उसके लिए कोई फंड नहीं बनाया था प्रोविजन हर साल डालने का, अब उसको अपनी जेब से देना पड़ेगा। बात समझना। तो एम्प्लॉयर, मान लो ये ईयर चल रहा है कौन सा? प्रीवियस ईयर कौन सा है ये? 13-14, ठीक है ना? प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? 13-14। इस 13-14 में 2 एम्प्लॉय रिटायर हो गए और 2 एम्प्लॉय रिटायर हो गए तो मुझे उनको 10 लाख रुपए ग्रेच्युटी का पेमेंट करना है। क्या करना है? 10 लाख रुपए की ग्रेच्युटी का पेमेंट करना है। नाउ इट बिकम्स पेबल, ये पेबल हो चुका है। हाँ, 31 मार्च 2014 तक मैंने ये एक्चुअल में इसको पेमेंट नहीं किया, तो एक तरह से मेरी लायबिलिटी बन गई कि नहीं? बन गई ना? हाँ या ना? अगर मैं इस 10 लाख के लिए साल के अंत में प्रोविजन बना देता हूं, द एक्चुअली ग्रेच्युटी हैज बिकम पेबल,
but has not been paid till date, till the end of the year has not been pay out, तो उस केस में हमें इस प्रोविजन की छूट मिलेगी। ऐसी ग्रेच्युटी जो पेबल हो चुकी है, पेड करनी बाकी है, उसकी हमें छूट मिलती है। प्रोविजंस की छूट नहीं मिलती कि हम प्रोविजन बना रहे हैं 4 लाख 5 लाख, कभी कोई रिटायर होगा तो हम देंगे ना। रिटायर हो चुका है कोई, पेबल हो चुकी है, पेमेंट करना केवल बाकी है, तो उस केस में उसकी छूट मिल जाएगी, बिकॉज दिस इज नॉट अ प्रोविजन एट ऑल। हाँ या ना, बोला गया है प्रोविजन, लेकिन एक्चुअल में ये प्रोविजन नहीं है, तो ये प्रोविजन की छूट मिलेगी। अब क्लियर है? पक्का बोलो। कोई भी अमाउंट जो हम नियर फ्यूचर में पेमेंट करेंगे और पेमेंट की पॉसिबिलिटी है, उसके लिए हम प्रोविजंस बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अमाउंट तो लायबिलिटी श्योर हो चुकी है ना कि हमें देना ही है, तो उसके लिए अगर मैंने कोई प्रोविज़न बनाया है, प्रोविज़न फॉर ग्रेच्युटी फंड, जो पेबल हो नेक्स्ट ईयर में, तो पेमेंट करना हो नेक्स्ट ईयर में, तो उसकी भी प्रोविज़न की छूट मिल जाएगी यहाँ पर। अदरवाइज प्रोविजंस आर नेवर अलाउड। क्लियर? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत हो तो बोलो। फैमिली प्लानिंग एक्सपेंसेस, और ये छूट केवल और केवल एक कंपनी को मिलती है, अवेलेबल ओनली टू अ कंपनी। याद रखना, केवल कंपनी को ही इसकी छूट मिलती है, किसी और को नहीं। प्रोप्राइटरशिप कंसर्न को नहीं, पार्टनरशिप कंसर्न को नहीं, किसी भी दूसरी कंसर्न सोसाइटी वगैरह को इसकी छूट नहीं मिलती। अगर कोई कंपनी फैमिली प्लानिंग पर खर्च करती है तो उसकी छूट मिलेगी सेक्शन 36 में। रेवेन्यू नेचर का खर्चा है 100% डिडक्टेबल। कैपिटल नेचर का अगर खर्चा है तो 5 सालों में बराबर बराबर 100%, और अगर कैपिटल नेचर का खर्चा है तो इन 5 ईयर्स इक्वली ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बता रहे हो। दो पॉइंट और छूट रहे हैं। डिस्काउंट ऑन zero coupon bonds, and the last is security transaction tax. ये डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या है? जीरो कूपन बॉन्ड्स तुम लोग को मालूम है क्या होता है? 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं। एक को हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड ZCB, और एक होता है DDB, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। 2 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। सर मतलब क्या है दोनों का? ज़ीरो कूपन बॉन्ड, याद रखना मैंने कहा 10% डिवेंचर बॉन्ड, तो ये 10% कूपन बॉन्ड है। ये 10% इज योर कूपन रेट। तो ज़ीरो कूपन का मतलब कि अगर हम यहाँ से उड़ा दें तो ये हो गया ज़ीरो कूपन बॉन्ड। हो गया ना? बोलो। ज़ीरो कूपन बॉन्ड का मतलब 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट। 10% बॉन्ड का मतलब 10% कूपन बॉन्ड। क्या दिक्कत है?
क्लियर हुआ? हाँ या ना? तो नाम से ही पता चल रहा है जीरो कूपन बॉन्ड। अरे सर, अगर हमने किसी कंपनी का कोई बॉन्ड लिया वो 0% इंटरेस्ट देगा, कैसे हम ले लेंगे? बात देखो, हमें कहा गया कि आप ये 100 रुपए का डिवेंचर खरीदो, हम आपको 5 साल बाद 180 रुपए दे देंगे। क्लियर? या हमसे कहा गया 100 रुपए वाला बॉन्ड खरीदो, हर साल 10% इंटरेस्ट लो और 5 साल बाद हमसे 120 ले लेना। बात समझ में आई? दो तरीके हैं ना हमको बेनिफिट देने के। यहाँ तो एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे दो, हर साल इंटरेस्ट मत दो। यहाँ दूसरा है हर साल इंटरेस्ट दो और साल के अंत में 5 साल बाद थोड़ा मोड़ा एप्रिसिएशन करके बेसिक अमाउंट में दे दो। दो तरीके हैं। इसको हम कहते हैं जीरो कूपन बॉन्ड। अगर ये 0% है तो नो एनी इंटरेस्ट विल बी पेड और पेबल ड्यूरिंग द मैच्योरिटी पीरियड, यानी कि जो भी 5 साल का पीरियड है उसमें कभी भी हमको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, वो 0% इंटरेस्ट है। क्लियर? बोलो। अच्छा, अगर एक तो 0% बॉन्ड और वो भी इश्यू हो रहा है डिस्काउंट पर, यानी 90 रुपए पर। कितने पर इश्यू हुआ है? यानी डिस्काउंट कितना मिला? 10 रुपए। इश्यू हुआ है 90 पर तो डिस्काउंट मिला है 10 रुपए। बोलो ना, नहीं हो सकता। तो अगर हमने कभी जीरो कूपन बॉन्ड को डिस्काउंट पर इश्यू किया है तो इस डिस्काउंट की छूट हमें मिलेगी यहां पर सेक्शन 36 में। क्या सारा का सारा 10 रुपया एक साल में? ना 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 ना, 10 रुपए को 5 बराबर बराबर सालों में बांट दो। क्लियर है? तो यहां पर कहा गया ओवर द पीरियड ऑफ मैच्योरिटी। ठीक, बचा क्या हमारा? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स। अच्छा, ये तो बताओ डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है? नहीं जानना चाहते हो? नहीं जानना चाहते हो? हटा दें? अच्छा, बता दें। डीप डिस्काउंट बॉन्ड क्या होता है? इतने डीप में चले जाओ, इतना ज़्यादा डिस्काउंट ले लो, उसी को हम कहते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। समझ में नहीं आया? 100 रुपए का बॉन्ड था, कहा गया हम 20 रुपए में देंगे, इतना डीप में चले गए। हाँ या ना? 100 रुपए का बॉन्ड 20 रुपए में लो, 8 साल बाद हमसे 100 रुपया ले लेना। बात तो वही पड़ी। बात समझ में आई? नहीं। 100 रुपए का बॉन्ड जो फेस वैल्यू है वो 20 रुपए में आज ले लो, 25 रुपए में ले लो, बहुत ज़्यादा डीप में डिस्काउंट में चले गए और मैच्योरिटी पीरियड पर हमसे आप पार पे ले लेना, 100 रुपये ले लेना। बात तो वही पड़ी ना, बोलने का तरीका अलग है। क्लियर है? इसको हम कहते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड। ये क्लियर है? सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स अलाउड होती है सेक्शन 36 में। बात खत्म, दैट इज ओवर। फिर से देखते हैं एक बार क्या क्या चीज़ें देखी। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन स्टॉक, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन लाइव स्टॉक, इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉयज़, बोनस या कमीशन, ग्रेच्युटी, प्रोविडेंट फंड, बैड डेट्स, इंटरेस्ट ऑन लोन, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, अलाउंसेस फॉर एनिमल्स, और एक और अभी बताया था ना, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड्स। क्लियर है? पक्का? हटाएं इसको, नोट कर लो अगर नोट करना है।
फिर बोलो। हम लोगों ने जो जो सेक्शंस देख लिए हैं ज़रा उनको एक जगह प्लेस करते हैं। सेक्शन 28 चार्जिंग सेक्शन ऑफ पीजीबीपी हो चुका है। सेक्शन 29 हाउ टू कंप्यूट पीजीबीपी हो चुका है। सेक्शन 30 बिल्डिंग पर अगर कोई खर्च किया गया है रेवेन्यू नेचर का तो वो हो चुका है। सेक्शन 31 अगर प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर एंड फिक्सचर पर कोई रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंसेस बियर किया गया है जो बिजनेस के लिए यूज़ होता है, रेवेन्यू नेचर का है तो वो अलाउड होता है, वो देख लिया गया है। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन अभी पूरा का पूरा बाकी है। सेक्शन 33 AB टी कॉफ़ी एंड रबर डेवलपमेंट हो चुका है। सेक्शन 33 ABA साइट रेस्टोरेशन फंड पेट्रोलियम गैसेस वगैरह के लिए सेक्शन हो चुका है। सेक्शन 35 साइंटिफिक रिसर्च सेक्शन हो चुका है। सेक्शन 35 DD दो कंपनियों का जब एमलगमेशन होता है, दो कंपनियों का जब एमलगमेशन होता है तो जो कंपनी खर्च करती है एमलगमेशन पर उसको छूट मिलेगी उन खर्चों की 5 बराबर बराबर सालों में। क्लियर है? पक्का? एब्सेंट थे कोई दिक्कत नहीं है, फिर पढ़ा देंगे। DDA अगर कोई VRS स्कीम है, अगर कोई वॉलंटरी रिटायरमेंट होता है और कंपनी वॉलंटरी रिटायरमेंट का कंपनसेशन पेमेंट करती है तो उस केस में उस खर्चे का 5 बराबर बराबर सालों में छूट मिलता है। 36 अभी बताया। 35 AD नहीं बताया है किसी को। सेक्शन 35 ABB टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड अगर हम कोई खर्च करते हैं तो उसकी छूट मिलती है। ये 3 सेक्शंस अभी मैंने नहीं बताए। बच्चा कह रहा है कि सर ये दोनों आपने नहीं बताया। अभी तो बताया, फिर सुन लो। 35 DD दो कंपनियों का जब एमलगमेशन होता है, DD कंपनी और कंपनी, दो कंपनी हम मिलकर क्या बनाएंगे? DD। तो 35 DD दो कंपनियों का जब एमलगमेशन या मर्जर होता है, एब्जॉर्प्शन होता है और उस समय जो खर्च किया जाता है एमलगमेशन पर या एब्जॉर्प्शन पर तो उस खर्चे की छूट बराबर बराबर 5 सालों में मिलती है। ये याद रखना। इधर देख लो, अगर X लिमिटेड है और Y लिमिटेड है, ये बात है उस साल की जो प्रीवियस ईयर कौन सा है 12-13, ये कंपनी ख़त्म हो रही है और इसने अपनी सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ किसको दे दी? X लिमिटेड को। इसने खर्च किया है कितना? 5 लाख रुपए एमलगमेशन एक्सपेंसेस, एब्जॉर्प्शन एक्सपेंसेस खर्च किया है। कितना छूट मिलेगा इसको हर साल? 12-13 से छूट मिलेगा या 13-14 से छूट मिलेगा? 12-13 से छूट मिलेगा या 13-14 से छूट मिलेगा? 12-13 से। कितने साल तक? 14-15, 15-16 और 16-17। कितना कितना छूट मिलेगा? 1-1 लाख। अरे इंसानों, जब कंपनी है ही नहीं तो छूट कहाँ से दोगे? जब कंपनी का अस्तित्व ही नहीं है तो छूट कहाँ से दोगे? इसको केवल छूट मिलेगी 1 लाख की, क्योंकि इस साल इस कंपनी का अस्तित्व था। क्लियर है? हाँ या ना? बट हेयर इफ द एक्सपेंसेस इज इनकर्ड बाई X लिमिटेड ऑफ ₹5 lakh, देन यस दिस कंपनी इज वेरी मच कैपेबल टू गेट द बेनिफिट फॉर नेक्स्ट 4 years। हाँ या ना? करेंट ईयर में तो 1 साल मिलेगा, 1 लाख मिलेगा ही, क्योंकि ये कंपनी जिंदा है और इसकी आइडेंटिटी है। क्लियर है? तो इसको कितने सालों में छूट मिलेगी? क्लियर? पक्का? इस कंपनी की तो आइडेंटिटी खत्म हो चुकी है, तो बेटर ये होता है कि ये मान लिया जाए, अगर कोई इंफॉर्मेशन न दी रहे तो ये मान लिया जाए कि खर्चा इसने नहीं किया, खर्चा इसने किया।
दोनों मिल बैठ करके आपस में डिसाइड करते हैं, देख वैसे टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा, ऐसे टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा, तू खर्चा कर ले, बाकी हम निपट लेंगे। बात समझ रहा? क्लियर? तो इसके लिए बेटर है कि खर्चा ना करे। अगर खर्च करेगी ये कंपनी तो इसको केवल 1/5 की छूट मिलेगी, बाकी 4/5 की छूट अवेल नहीं हो पाएगी। सेम इसी तरह का सेक्शन है 35 DDA। DDA में एक वर्ड जोड़ दो ए तो हो जाएगा दादा। क्लियर? दादा क्या होते हैं? रिटायर होते हैं, हाँ या ना? और रिटायरमेंट पर कौन सा सेक्शन लगता है? VRS याद रहेगा, वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम। अगर कोई कंपनी अपने वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम के अंतर्गत एम्प्लॉयज़ को रिटायर करती है और कंपनसेशन देती है, तो उस कंपनसेशन को 1 साल के अंदर छूट न लो, उसकी छूट बराबर 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 5 साल में लो। क्लियर हुआ? पक्का? ये भी खत्म। तो एग्जाम में ए मत जोड़ देना, ठीक? क्लियर? आज हम लोग जो सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, अब कौन सा? द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन। इस सेक्शन को कहा जाता है गागर में सागर। क्यों? बच्चे सीए बन जाते हैं तो भी डाउट में रहते हैं, पता नहीं जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं या गलत। बहुत ही मज़ेदार सेक्शन है। सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन की बात करता है। किसकी बात करता है? डेप्रिसिएशन की। क्लियर? सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं हरास। हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं? इंग्लिश में। हिंदी में अवक्षायण कहते हैं जी, नहीं इंग्लिश में। अच्छा, देखें आगे। सेक्शन 32 ने डिफाइन किया है, क्या डिफाइन किया जरा ढंग से सुनना। इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। अच्छा, तो हमें यहां पर डेप्रिसिएशन मिलेगा टेंजिबल एसेट्स पर भी और इनटेंजिबल। अकाउंट तो मना करता है। अकाउंट तो सीधे यही बोलता है कि डेप्रिसिएशन इज अलाउड ओनली ऑन टेंजिबल एसेट्स। हाँ या ना? AS 6 ने पहली लाइन ही वहीं से स्टार्ट की है कि भाई आपको जो डेप्रिसिएशन मिलेगा वो केवल टेंजिबल एसेट्स पर मिलेगा, न कि इनटेंजिबल एसेट्स पर। बट हेयर अंडर द इनकम टैक्स एक्ट यू कैन गेट द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर बोथ टाइप ऑफ एसेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट। इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड। इन रेस्पेक्ट ऑफ tangible or intangible asset depreciation shall be allowed at the rates prescribed under this act। अपने मन से डेप्रिसिएशन रेट्स नहीं निकालने, जो इस एक्ट के शेड्यूल में डेप्रिसिएशन रेट्स दिए गए हैं ना, वो फिक्स है। वो क्या है? फिक्स है। आपको उन्हीं रेट्स को फॉलो करते हुए डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, न तो उसके ऊपर जाना है न तो उसके नीचे जाना है। क्लियर? इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड एट द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट by following the WDV method, by following the WDV method। ओके, अकाउंट तो बोलता था AS 6 बोलता था WDV और SLM दोनों से आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट बोलता है नहीं भैया, बाय फॉलोइंग ओनली WDV मेथड। हाँ या ना? पक्की बात है? फिर से पढ़ते हैं। In respect of tangible or intangible asset, depreciation shall be allowed
at the rates prescribed under this act by following WDV method of depreciation on block of assets। अरे ये फिर क्या नया आ गया नाम, ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या है, लिखें अब इस पर, डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ tangible और intangible assets। Depreciation shall be allowed to the owner of the asset at the rates prescribed under this act by following WDV method of depreciation on block of asset। क्लियर है? इसमें कोई डाउट हो तो बोलो, पक्का? फिर से देखें, डेप्रिसिएशन इन रेस्पेक्ट ऑफ टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट। अब तक हम लोग ये चीज़ नहीं जानते थे, इनकम टैक्स एक्ट में ये चीज़ नहीं आ गई, इनटेंजिबल एसेट। डेप्रिसिएशन शैल बी अलाउड टू द ओनर ऑफ एसेट्स, हाँ या ना? याद रखना एक्चुअल ओनर जरूरी नहीं है, अभी इसको थोड़ा और डिफाइन करेंगे। एट द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट बाय फॉलोइंग WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी कि SLM मेथड से नहीं करना। और ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स, हाँ, अब तक हम लोग अकाउंट्स में इंडिविजुअल एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, फर्नीचर पर अलग, टेबल पर अलग, हाँ या ना? अलमीरा पर अलग। बात समझना, मशीन 10 तरह की थी तो 10 मशीन पर अलग अलग डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, यानी इंडिविजुअल मेथड यूज करते थे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए अकाउंट्स में। लेकिन यहाँ अकाउंट्स नहीं है, टैक्स है, तो टैक्स में हम लोग इंडिविजुअल एसेट्स को पिक नहीं करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए, ब्लॉक ऑफ एसेट्स को पिक किया जाएगा। किसको पिक किया जाएगा? ब्लॉक ऑफ एसेट्स को। और ब्लॉक ऑफ एसेट्स को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में। बाद में बात करते हैं क्या है ये, अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 में इसको डिफाइन किया गया है। ये क्लियर है? इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो, पक्का? एक्चुअल ओनर का होना जरूरी है क्या? डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एक्चुअल ओनर का होना जरूरी है क्या? ना। यहां अगर एसेट्स का कोई पैसिव ओनर है या पैसिव यूज है तो भी हम उसको ओनर मान लेते हैं। कैसे? इस बिल्डिंग का जो ओनर है वो कौन है? मेरा मकान मालिक। क्लियर? क्या मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूं? क्या मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूं? ना। किराया देते हैं तो किराए का डिडक्शन मिलता है ना हमको, तो डिडक्शन किराए का भी मिलेगा, डेप्रिसिएशन का भी मिलेगा। बोलो नहीं ना? लेकिन हाँ, अगर मैंने ये वॉल्स मैंने खुद बनवाई हैं, ये रूफ मैंने खुद बनवाई है, या इस रूफ के ऊपर एक और कमरा बनवाया है मैंने अपनी कॉस्ट से, मकान मालिक ने नहीं बनवाया, तो जितनी कॉस्ट मेरी लगी है क्या वो रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर की? तो वो
उतना हिस्से के मालिक मैं माना जाऊंगा, न कि मकान मालिक। जितनी कैपिटल कॉस्ट मैं बियर करूंगा वो मैं अपनी बैलेंस शीट में लिखूंगा बिल्डिंग, और उस पर डेप्रिसिएशन कौन अलाउ करेगा, किसको अलाउ होगा, मुझे। क्लियर है? मैंने इस बिल्डिंग में जितना भी कंस्ट्रक्शन करवाया होगा, जिस पर कैपिटल नेचर का खर्च हुआ होगा, उतने हिस्से का मालिक मैं माना जाऊंगा और उस पर डेप्रिसिएशन मुझे ही मिलेगा। क्लियर? पक्की बात? केवल इनकम टैक्स में आपको मालिक माना गया बेटा, ये याद रखना। ये नहीं कि इनकम टैक्स में माना गया तो ले गए सिविल कोर्ट में, देखिए इस बिल्डिंग का मालिक मैं हूं, देखिए आप ही लोगों ने कहा। अरे नहीं है, वो एक्ट अलग है। ये केवल फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग द बेनिफिट ऑफ डेप्रिसिएशन यू आर ट्रीटेड एज अ ओनर ऑफ द एसेट्स। केवल डेप्रिसिएशन लेने के लिए आपको मालिक माना गया है, एक्चुअल ओनर आप नहीं हो। क्लियर है? पक्का ना? तो जितना आपने कैपिटल कॉस्ट बियर की है, उस कैपिटल कॉस्ट के अगेंस्ट आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। क्लियर? तो एक्चुअल ओनर का होना जरूरी नहीं है, पैसिव ओनर हो सकता है। एट द रेट्स प्रेस्क्राइब्ड अंडर दिस एक्ट, इस एक्ट में जो रेट्स दिए गए हैं उन्हीं को हमें फॉलो करना है। हम देखेंगे कौन कौन से रेट्स दिए गए हैं। बाय फॉलोइंग WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन एंड ऑन ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ये ब्लॉक ऑफ एसेट्स क्या है? सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ने डिफाइन किया है। ब्लॉक ऑफ एसेट्स मीन्स ग्रुप ऑफ एसेट्स। ओके, इधर देख लें, यानी ब्लॉक का मतलब कई एसेट्स। ब्लॉक का मतलब एक एसेट नहीं होता, इंडिविजुअल एसेट नहीं होता। इंडिविजुअल एसेट्स का समूह, कई एसेट्स एक साथ मिला लो तो वो ब्लॉक ऑफ एसेट्स हो जाती हैं। क्लियर? ब्लॉक ऑफ एसेट्स मीन्स ग्रुप ऑफ एसेट्स ऑन विच सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन which falls under the same category, and on which same rate of depreciation are applicable. बात समझ में आई? बोलो। ब्लॉक ऑफ एसेट्स मीन्स द ग्रुप ऑफ एसेट ऑन विच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी एंड ऑन विच सेम रेट्स ऑफ डेप्रिसिएशन आर एप्लीकेबल। ऐसा हो सकता है क्या? मेरे पास 5 मशीनें हैं। कितनी मशीनें हैं? मशीन नंबर 1 2 3 4 5। इस पर डेप्रिसिएशन है 10%, इस पर है 15%, इस पर है 15%, इस पर है 15% और इस पर है 20%। अगर हमसे कहा जाए कि आप मशीन कैटेगरी में कितने ब्लॉक्स बनेंगे बताएं, तो ज़रा इधर देखें, ये बन गया एक ब्लॉक, एक ही कैटेगरी है और इन 3 मशीनों पर एक रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो ये एक ब्लॉक बन गया। क्या बन गया? ब्लॉक बन गया। ये दूसरा ब्लॉक बन गया और ये तीसरा, यानी इस मशीन के 3 ब्लॉक्स बनेंगे। क्लियर? अच्छा सर ये तो बताइए कितनी कैटेगरीज होती हैं? जरा हम ये भी तो देख लें कितनी कैटेगरीज होती हैं। जिस तरह से हम कैटेगरी बना रहे हैं वही कैटेगरी आप लोगों को दिमाग में रखनी भी है। पहली कैटेगरी है बिल्डिंग, दूसरा लोग यही बोलते हैं, हाँ यही लोग यही बोलते हैं दूसरा, लेकिन दूसरा ये नहीं है, इसीलिए मैंने पूछा। फर्नीचर, ठीक। तीसरा प्लांट एंड मशीनरी। जब भी बोलो, अभी 6 महीने बाद या 1 महीने बाद भी पूछेंगे, 10 दिन बाद भी पूछेंगे, तो दूसरा कैटेगरी तुम लोग मशीन ही बोलोगे। दूसरी कैटेगरी क्या होती है? फर्नीचर की। और तीसरी कैटेगरी क्या है? प्लांट एंड मशीनरी। फोर्थ शिप्स एंड फिफ्थ इंटेंजिबल एसेट्स। बस जितनी भी एसेट्स हैं आपके बिजनेस में, जितनी भी एसेट्स हैं वो केवल इन 5 कैटेगरीज में जाएंगी।
अच्छा एक बात बताओ ना, कंप्यूटर कितने जाएगा? क्या वो बिल्डिंग है? क्या वो फर्नीचर है? क्या वो प्लांट है? हाँ, क्योंकि शिप में जा नहीं सकता, इंटेंजिबल है नहीं, तो बचा क्या? तो कंप्यूटर प्लांट है भाई। बुक्स, किताबें जो 10-10 हज़ार 5-5 हज़ार की आती है प्रोफेशनल पर्पजेस के लिए, क्या वो बिल्डिंग है? क्या वो फर्नीचर है? क्या वो प्लांट है? क्योंकि वो शिप भी नहीं है और वो इंटेंजिबल भी नहीं है, तो बुक्स किस में आ जाएंगी? प्लांट एंड मशीन। तो बुक्स भी हमारी प्लांट है। प्लांट मतलब पौधा नहीं, हाँ, प्लांट का मतलब, बुक्स का मतलब क्या? बुक्स किताबें, और प्लांट का मतलब प्लांट एंड मशीनरी से है, कल पुर्जे और संयंत्र और मशीनरी से है। चले, पता नहीं, ठीक है ना, ये समझ में आई बात। तो ये आपकी 5 कैटेगरीज हैं। कितनी कैटेगरीज हैं? 5। बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, शिप्स एंड इंटेंजिबल एसेट्स। अच्छा सर इतना तो हो गया, जरा हमें और भी ग्रुप बना करके दिखाइए। जरा आप बताएं हमें ग्रुप कैसे बनेगा प्लांट एंड मशीनरी ब्लॉक ऑफ एसेट्स का। हमारे पास मशीन नंबर 1 है जिस पर 10% लगता है, मशीन नंबर 2 20% लगता है, मशीन नंबर 3 15% लगता है, मशीन नंबर 4 15% लगता है, मशीन नंबर 5 100% लगता है डेप्रिसिएशन। ठीक, बिल्डिंग नंबर 1 15% लगता है, बिल्डिंग नंबर 2 100% लगता है, बिल्डिंग नंबर 3 20% लगता है। फर्नीचर ले ले, फर्नीचर नंबर 1 पे 100% है, फर्नीचर नंबर 2 पे मान लेते हैं 20%। अभी एज्यूम्ड फिगर्स हैं ये सारी, क्या है? एज्यूम्ड फिगर्स है। एक्चुअल में ये रेट्स हैं या नहीं वो बाद में डिस्कस होगा, हम केवल ये जानना चाहते हैं कितने ब्लॉक्स बनेंगे। तो बताओ 10% के कितने ब्लॉक्स बनेंगे? ये भी 10% है, सॉरी, हाँ, 10% के कितने ब्लॉक्स बनेंगे? एक, ये हो गया एक, उसमें कौन सा दूसरा आएगा? ये, 2 मिलाकर 1 ब्लॉक। क्यों? गलत मत बोलो, सेम कैटेगरी में होना चाहिए। ये एक कैटेगरी अलग, ये एक कैटेगरी अलग, ये एक कैटेगरी अलग, सबका मिलाकर 10% नहीं लेना। विच फॉल्स अंडर द सेम कैटेगरी, तो भैया केवल मशीन को पकड़ो, भूल जाओ बाकियों को। बोलो, बाकियों को भूल जाओ। इस एक कैटेगरी में 10% वाले कितने? तो 1 ब्लॉक, 20 वाला 2 ब्लॉक, 15 वाले 1 2 कैसे? 1 3 ब्लॉक और 1 4 ब्लॉक। तो मशीन के 4 ब्लॉक बनेंगे। बिल्डिंग में भी 15% है, इधर भी 15% है, लेकिन कैटेगरी अलग अलग हो गई। तो ये नहीं कि ये 15% वाले इसी में ही मिला दें, ये अलग है कैटेगरी। अब बिल्डिंग की बात करें तो 1 2 और 3। अच्छा, फर्नीचर की बात करें तो 2। अब क्लियर हुआ? इतने ब्लॉक्स बनेंगे। पक्की बात? बोलो हाँ या ना? एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, आप लोग हमें ब्लॉक्स बनाकर दिखाएंगे। कैलकुलेट ब्लॉक एंड ब्लॉक्स वैल्यू।
2 मिनट देते हैं, ब्लॉक्स बना कर दिखाएं। हाँ बोलें, कितने ब्लॉक्स बने? 7 ब्लॉक। बिल्डिंग, ब्लॉक नंबर 1 एज एट द रेट ऑफ 10%। बिल्डिंग 1 2 लाख, बस ना। बिल्डिंग 3 5 लाख। ब्लॉक 2 2 ब्लॉक्स बन गए, बोलो। ये हो गया बिल्डिंग। इसके बाद किसका बनाएंगे? प्लांट एंड मशीनरी, बोलो। फर्नीचर। ब्लॉक 1 एज एट द रेट ऑफ 10%। फर्नीचर 2 5 lakhs। ब्लॉक 2 एज एट द रेट ऑफ 15%। फर्नीचर 1 10 lakhs। हाँ या ना? अब फर्नीचर के पास किसकी बात करेंगे? प्लांट एंड मशीनरी की। ब्लॉक 1 एज एट द रेट ऑफ 15%। कौन कौन आएगी एसेट्स इसमें? मशीन 1 2 लाख, मशीन 2 5 लाख, मशीन 4 3 lakhs 10 लाख। हाँ या ना? ब्लॉक 2 कितने के हिसाब से? 60% के हिसाब से। मशीन नंबर 3 1 लाख। हाँ या ना? ब्लॉक 3 कितने के रेट से? अब समझ में आ गया? मशीन नंबर 5 कितना? 4 लाख। दैट्स इट। क्लियर है? हटाएं इसको। डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए हम लोग जिस फॉर्मेट का यूज़ करेंगे उसी फॉर्मेट पे हम लोग चलेंगे। किसी किताब को नहीं देखेंगे, कोई रेफरेंस बुक को नहीं देखेंगे। रेफरेंस बुक ने बहुत लाइटली ले रखा है इस चीज़ को। अगर आपको चाहिए कि एग्ज़ाम में 8 नंबर का क्वेश्चन है और बैठे बैठे 5 नंबर मिल जाएं, बाकी बच्चे सही करके 2 नंबर पाएंगे, 3 नंबर पाएंगे, गारंटी है। लेकिन अगर आपका गलत भी हो गया कहीं, मान लेते हैं, तो भी आपके 5 नंबर तो गए नहीं। तो हम कितने नंबर खींचने की कोशिश करें? बाकी गलत करके आओगे? पूरा सही करके आओ ना, फॉर्मेट भी सही करो, आंसर भी सही लाओ। मतलब यहाँ से माइंड सेट करके जा रहे हो कि हम आंसर पूरे 8 नंबर लाएंगे, है कि नहीं? क्यों? 5 नंबर फॉर्मेट जो दूसरे बच्चे नहीं बनाएंगे, 3 नंबर सही करने पर। हाँ इधर देखो, फॉर्मेट क्या रहेगा? ओपनिंग WDV प्लस एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट acquired during the previous year minus money payable in respect of
एसेट सोल्ड, डिस्कार्डेड, डैमेज्ड, डिस्ट्रॉयड, एक्सेट्रा। WDV for depreciation purposes minus depreciation, this is our closing WDV। और यही फॉर्मेट हम लोग यूज करेंगे, ये चीज तो दिमाग में आप बैठा लेंगे, ठीक। बाकी बच्चे क्या लिखेंगे? ओपनिंग WDV प्लस परचेज माइनस सेल। क्या लिखेंगे? ओपनिंग WDV प्लस परचेज माइनस सेल। ओपनिंग WDV ऑफ ब्लॉक ऑफ एसेट्स। ठीक। हटाए इसको, इन दोनों को जोड़ दो, इसको घटा दो, आ जाएगा। हटाएं। सर इसको समझा तो दीजिए, अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में इस फॉर्मेट को हम पूरी तरह समझाएंगे। हटाएं इसको।